Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today in this revision series I'm going to cover the chapter on the face of it written by Suzanne Hill, and you already know I'm going to cover the title, the theme, the character analysis, the summary and the tone. Starting with the discussion of the title, तो जो ये टाइटल है उसका सिंबॉलिक रेफरेंस बोथ लिटरल है और उसके मेटाफोरिकल एस्पेक्ट्स हैं। लिटरल का मतलब होता है एज इट इज ऑन द फेस ऑफ इट, जो नजर आता है, एंड मेटाफोरिकली इट इज रिफरिंग टू फेसिंग सिचुएशंस इन लाइफ, कन्फ्रंटिंग वंस ट्रू इमोशंस। जो जिंदगी की सच्चाई है उसको एक्चुअल में फेस करना, हम जो फील कर रहे हैं उससे भागना नहीं, बट टू फेस आवर इमोशंस, कन्फ्रंट आवर इमोशंस, राइट। अब इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर्स हैं दैट इज द ओल्ड मैन मिस्टर लैम। ही इज सिंबलाइजिंग विजडम एंड एक्सपीरियंस। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, एंड द मोर यू एक्सपीरियंस द मोर वाइज यू बिकम। There is another character, a young boy. He is Derry, and he is representing youth and innocence. वो छोटा है, टीनेज में है, तो वो represent करता है टीनेज यूथ को, और वो represent करता है the innocent face of society. नॉट सोसाइटी एक्चुअली, मतलब एक यूथ का इनोसेंस, यूथ का भोलापन, हम कह लो कि वो अभी भी हार्श रियलिटीज़ को फेस करने लायक नहीं बने हैं। ये जो इंटरैक्शन है, ये रिवील करता है दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन है, कि ह्यूमन इमोशंस पर कितने डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उनको रिवील करवाता है। अब जो हमारे मिस्टर लैम हैं, इनको जनरली लोग ग्रम्पी, कोल्ड पर्सन मानते हैं, बट एज़ द स्टोरी प्रोग्रेसेस, हमें उनका इनर वार्म्थ, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट कम्स टू लाइट, इट इज़ रिवील्ड, हमें समझ में आता है कि ही इज़ नॉट अ ग्रम्पी मैन, ही इज़ अ वेरी वार्म मैन, ही अंडरस्टैंड्स पीपल वेरी वेल। Similarly, Derry, he feels alone and misunderstood. He undergoes a transformation as he learns the valuable lessons of life. जैसे-जैसे वो मिस्टर लैम के साथ इंटरैक्ट करता है, तो मिस्टर लैम की जो बातें हैं वो डेरी पे एक इफ़ेक्ट करती हैं, एंड ही स्टार्ट्स अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो टाइटल है वो सिग्निफाई कर रहा है कि पीपल, जो लोगों की आदत है, दे ऑफन जज अदर्स बेस्ड ऑन देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। हमें लोग कैसे नज़र आते हैं उससे हम उनके बारे में एक इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, लीस्ट बॉदरिंग टू नो व्हाट इज एक्चुअली बिहाइंड दैट इमेज। So on the face of it, basically, literally it means something which is immediately apparent on the surface, but at the same time, it is teaching us that we shouldn't make assumptions based solely on a person's appearance. Again, face को इस टाइटल में हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, in the way that people present themselves to the world, वो दूसरों को क्या दिखावा करते हैं, कैसे वो अपने आप को शो करते हैं। इट इज़ जनरली अ फसाड दैट हाइड्स डीपर फीलिंग्स। हम जो मुखौटा पहन लेते हैं वो जनरली मुखौटा हमारे अंदर के फीलिंग्स को हाइड करने के लिए होता है, हमारे अंदर की इनसिक्योरिटीज़ एंड कम्प्लेक्सिटीज़ को हाइड करने के लिए होता है। इन दोनों कैरेक्टर्स के इंटरैक्शन से मतलब उनका जो अपीयरेंस है वो हम एक्सप्लोर करते हैं कि अपीयरेंसेस कितने डिसीविंग हो सकते हैं। मतलब हमें डेरी नज़र आता है टू बी अ डिफायंट बॉय, टू बी एन एंग्री बॉय, बट उस डिफायंस और एंगर के पीछे उसका छुपा हुआ डर, ये सब हमें उनके इंटरैक्शन के थ्रू पता चलता है। और ये जो टाइटल है ये एम्फसाइज़ कर रहा है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी, पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्सेस प्लेस, राइट? It is emphasizing the importance of emotional connection, how important it is for humans to connect with each other, and finally to understand one's true self. खुद को समझना, खुद के फीलिंग्स को समझना कितना इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर हमें सिखाता है अबाउट द इम्पोर्टेंट लेसन्स अबाउट ग्रोइंग अप, ओवरकमिंग डिफिकल्टीज एंड रियलाइजिंग दैट एवरीवन हैज स्ट्रगल्स एंड इमोशंस बीनीथ द सर्फेस। किसी की लाइफ स्मूथ नहीं है,
हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई यूट्यूब पे व्लॉगर है या कोई इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, बट प्रॉब्लम ज़रूर हैं। सिमिलरली हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, बट प्रॉब्लम ज़रूर हैं। तो देयर आर मेनी इमोशंस बीनीथ द सर्फेस व्हिच दिस टाइटल एक्सप्लोर्स। ओके, मूविंग ऑन टू द थीम्स। इस चैप्टर की जो थीम्स हैं दैट इज़ सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ अवेयरनेस, emotional experiences, isolation, communication, personal growth, appearance versus reality, and finally overcoming disabilities. ये प्ले जो है ये हाईलाइट करता है how people despite facing different challenges can find common ground and make meaningful connections. डेरी और मिस्टर लैम की डिसेबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। मिस्टर लैम का टिन लेग है, डेरी का फेस डिसफिगर्ड है। दोनों के एजेस बहुत डिफरेंट हैं, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट हैं। वो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव फाउंड सम कॉमन ग्राउंड टू मेक अ कनेक्शन विद ईच अदर। तो अब इस थीम के अगर हम बेसिकली अगर 5 थीम्स को उठाकर उनको एक्सप्लोर करें, तो वी आर एबल टू आंसर आवर चैप्टर बेस्ड ऑन द थीम्स। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस चैप्टर इज आइसोलेशन, एलियनेशन एंड लोनलीनेस। जो हमारे चैप्टर के प्रोटैगनिस्ट हैं मिस्टर लैम, ही इज he feels isolated because he has been alienated by the society. Why has he been alienated? Because of his physical deformity and the prejudice that the society holds for the physically deformed. मतलब अब आइसोलेशन क्या होता है? किसी को अलग-थलग कर देना। मतलब जब आपको कोई एलिएनेट करता है, अलग-थलग कर देता है, तो आप जो फ़ील करते हो दैट इज़ आइसोलेशन। अलग-थलग करना इज़ एलियनेशन, किसी को एलिएनेट करना। अब ये उनके साथ क्यों किया है? बिकॉज़ ही इज़ फिज़िकली डिफ़ॉर्म्ड। डिफ़ॉर्म्ड क्यों है? बिकॉज़ वन ऑफ हिज़ लेग्स वाज़ ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग द वॉर। इसके कारण सोसाइटी जब आपको देखती है तो वो आपके लिए सस्पिशियस हो जाती है। उस सोसाइटी के मन में ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड जजमेंट्स हैं, प्रेजुडिसेस हैं, और वो बिलीव करती है कि जो बंदा नॉर्मल नहीं है वो सही नहीं हो सकता। तो उन्होंने मिस्टर लैम को बिल्कुल एलियनेट कर दिया है। सिमिलरली डेरी जो है उसका स्कार्ड फेस है, एसिड बर्न्ट अवे हिज वन साइड ऑफ हिज फेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस अगेन सोसाइटी मिसट्रस्ट्स हिम। उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती है, वो हमेशा उस पे तरस करते हैं एंड दे कीप ऑन कमेंटिंग कि इसका क्या होगा, ये कैसे ज़िंदगी जिएगा। So again, even Derry has been alienated because of his scarred face. अब इसके कारण both of them face isolation, they have been alienated, but they find comfort in their shared experiences, they find comfort when they talk to each other. Second important theme of this chapter is acceptance and understanding. मैं हमेशा बोलती हूँ जब ये चैप्टर के बारे में बात करना है, मिस्टर लैम के कैरेक्टर के बारे में बात करना है, यू रिमेंबर जस्ट वन वर्ड दैट ही एक्सेप्ट्स एवरीथिंग, राइट? ये प्ले एक्सप्लोर करता है कि किसी की पर्सनल हीलिंग के लिए, इमोशनल हीलिंग के लिए एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग कितना ज़रूरी है। जब मिस्टर लैम्ब एंड डेयरी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, they come to understand about the flaws and differences. They come to understand that these flaws and differences do not define them. ये जो थीम है ये स्ट्रेस करता है that we need to understand each other's struggles, and this will lead to meaningful connections and reduce feelings of alienation. Third theme is for a message to the society to overcome prejudice. मतलब प्ले एड्रेस करता है कि प्रेजुडिस का इम्पैक्ट कितना गहरा होता है, हाउ हार्मफुल द इम्पैक्ट ऑफ प्रेजुडिसेस। पीपल जस्ट जज अदर्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंसेस। वो सोचते नहीं है कि सामने वाले को कितनी तकलीफ हो सकती है, जिसके कारण हम जो किसी को प्री जज कर लेते हैं, जो हम किसी के बारे में एजम्पशंस बना लेते हैं, तो इसके कारण कितने मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, राइट? हम लोगों को कितना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं।
So Mr. Lamb teaches Derry that people should not be defined by their outward appearance or the judgments of others. फोर्थ थीम इस चैप्टर की है सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। जब डेरी और मिस्टर लैम एक दूसरे से कन्वर्स करते हैं तो डेरी ओपन अप होता है। ही चेंजेस हिज पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। मिस्टर लैम encourages him to see beyond his physical scars and he also encourages him to embrace life। वो बोलते हैं कि तुम्हारे बर्न फेस के आगे की दुनिया देखो, तुम्हारे को जिंदगी जीनी है, तुम उस आदमी की तरह छुप के घर के अंदर डर के नहीं बैठ सकते। यू हैव टू एम्ब्रेस लाइफ विद एन ओपन हार्ट। The play also suggests that growth happens when we confront our fears. डर के भागेंगे तो कभी भी growth नहीं होगा। William Douglas also confronted his fear and he was able to learn swimming. Similarly, Mr. Lamb is explaining to Derry that you need to confront your fears, you need to break free from isolation, and you need to open yourself to others, and that is how you will overcome your fears, how you will grow up in your life. Last theme is connected theme, it's human connections। कि हम अपने रिलेशनशिप्स में जब हम जो हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं, हाउ दे कैन हेल्प अस टू ओवरकम बैरियर्स एंड हाउ दे फॉस्टर ग्रोथ। हम जितना लोगों के साथ कनेक्ट होंगे उतना हमारा ग्रोथ ब्यूटीफुल होगा। तो ये जो थीम्स हैं दे आर थॉट प्रोवोकिंग। ये मतलब एक थॉट प्रोवोकिंग नैरेटिव को क्रिएट करते हैं अबाउट हाउ टू ओवरकम चैलेंज, हाउ टू एक्सेप्ट oneself and others, and also to build meaningful relationships. Another topic which I've included in this video is the message. What message is this play giving us? So first message is that people should accept their flaws and live with dignity. हर इंसान में किसी ना किसी प्रकार की कमी है, but in spite of those flaws, we have to live with dignity, with grace. This chapter is also encouraging people to focus on their inner beauty and to be strong in the face of criticism. आउटवर्ड ब्यूटी नहीं बट इनर ब्यूटी पे फोकस करना है। और जितना मर्जी लोग आपको क्रिटिसाइज करें, आपने यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपने घबरा नहीं जाना है, आपने डरना नहीं है। इसी के साथ जब हम एक्सेप्टिंग फ्लॉज की बात करते हैं तो we have to inculcate the qualities of dignity, respect and self love। फ्लॉज के साथ जीने का मतलब नहीं है कि हम अपनी डिग्निटी भूल जाएं, खुद को रिस्पेक्ट ना करें, खुद से प्यार ना करें। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। Instead of focusing on the outer world, we have to focus on our inner beauty, right? We have to be strong in the face of criticism. We need to prioritize self acceptance। हमें दूसरों से वैलिडेशन की उम्मीद से पहले खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद को एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट द मैसेज इज टू लुक बियॉन्ड द सर्फेस। जो नजर आ रहा है उसके अंदर की तह में जाकर गहराइयों को समझना बहुत जरूरी है। Again, poet is giving the message that we need to empathize with each other. We need to build up relationships based on empathy. Yes, look beyond the surface or don't judge by appearances. That is almost the same thing, right? मिस्टर लैम की सिर्फ लोगों को टिन लेग नजर आती है, डेरी का बर्न्ड फेस नजर आता है, इनके कारण उनको रिजेक्ट कर दिया है। बट मिस्टर लैम डेरी को समझाते हैं कि जो ट्रू ब्यूटी है दैट इज विद इन द पर्सन, नॉट आउटसाइड द पर्सन। अगेन द मैसेज इज टू ओवरकम इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स। हमारे अंदर बहुत फियर्स हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज हैं। लोग हमारे को रिडिक्यूल करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो हम अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। तो मिस्टर लैम डेरी को एनकरेज करते हैं दैट ही शुड एम्ब्रेस लाइफ विदाउट फियर एंड सेल्फ डाउट। अगेन द मैसेज इज द नीड फॉर ह्यूमन कनेक्शन। Most of us suffer from loneliness, Derry and Lamb suffer from loneliness, और प्ले एम्फसाइज कर रहा है कि कंपेनियनशिप, एनकरेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तीन क्वालिटीज हैं विच कैन हील एनी वुंड, एनी इमोशनल वुंड।
कंपेनियनशिप मतलब साथ, एनकरेजमेंट मतलब किसी को एनकरेज करना, मतलब किसी को उम्मीद देना, किसी को दिलासा देना, एंड लोगों की तकलीफ को समझना, जो वो बयान करते हैं उसके बियॉन्ड जाके उनको समझना। जब हम इस तरह की अंडरस्टैंडिंग देंगे तो बहुत सारे जो वूंड्स हैं वो भर जाते हैं। एंड द लास्ट मैसेज, वी नीड टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। हम आधी अधूरी जिंदगी नहीं जी सकते। विलियम डगलस भी आधी अधूरी जिंदगी डीप वाटर में नहीं जीना चाहता था। तो दे ऑल ओवरकेम, ही ओवरकेम हिज फियर एंड लर्न स्विमिंग एंड देन लिव्ड लाइफ टू द फुलेस्ट। सिमिलरली मिस्टर लैम्ब भी डेरी को यही समझाते हैं कि life is full of opportunities. One should not let physical limitations और सोसाइटीज prejudice डिक्टेट आर हैप्पीनेस। हमारी हैप्पीनेस हमारे हाथ में है। लोगों की सोच या हम कैसे नजर आते हैं उसका हमारी खुशी पे कोई असर नहीं होना चाहिए। With this, we move on to the character analysis. The first character that we're going to discuss is Mr. Lamb. मिस्टर लैम्ब कैसे इंसान है? ही इज अ वाइज ऑप्टिमिस्टिक ओल्ड मैन with a positive attitude. In spite of having a tin leg, he symbolizes resilience in the face of adversity. ओल्ड आदमी है, वाइज है, बहुत समझदार है, ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा अच्छा सोचते हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है। वो सिंबलाइज करते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया में मुश्किलें हैं, उनके सामने हमें डट कर खड़े होना है। वी नीड टू बी रेजिलियंट whenever we face adversity. Apart from that, he is open minded. उनकी सोच ओपन है, उन्होंने किसी भी चीज को शट नहीं किया। ही इज ओपन टू न्यू आइडियाज, न्यू पीपल, न्यू थॉट्स, everything. He welcomes everyone to his home with open doors and windows. There are no curtains in his house. He loves to help others. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने डेडी को भी एनकरेज किया था टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ, अगेन टू नॉट ओनली टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ बट टू इवन हैव अ पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ. He is always sharing his philosophy with whoever who wants to listen to him through thoughtful conversations. Meaningless conversation नहीं, thoughtful conversation. उनकी जो बातें हैं उनमें गहराई है, ऊपर ऊपर से वो बातें नहीं करते। तो अगर हम पांच कैरेक्टरिस्टिक्स मिस्टर लैम्ब की अगर हमें डिस्कस करनी है तो फर्स्ट पॉजिटिव आउटलुक है, उनकी डिसेबिलिटी है, उनका लेग नहीं है, वन विल बिकम वेरी सैड, बट मिस्टर लैम्ब ऐसे नहीं है। ही हैज मेंटेन्ड अ चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक डिमीनर, राइट? उनको लोगों में, सिचुएशन में हमेशा अच्छा नजर आता है, गुड नजर आता है। देन ही इज ओपन माइंडेड. He has kept his house open. There are no curtains. This signifies his willingness to engage with others and hear different perspectives. उनका जो बिना पर्दों के घर है, गेट्स ओपन है, दरवाजे ओपन है, ये सब सिग्निफाई करते हैं his open mindedness, right? ये सिग्निफाई करता है a man who is willing to talk to others, listen to them, उनकी बात सुनना, अपनी बात बताना, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करना। देन अगेन ही इज ऑब्जर्वेंट एंड इंसाइटफुल. मिस्टर लैम्ब बहुत ध्यान से, बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं पीपल एंड नेचर। वो अपनी इंसाइट्स को यूज करते हैं टू कनेक्ट विद अदर्स ऑन अ डीपर लेवल। जो लोगों को ऑब्जर्व करके उनको विजडम मिलता है, समझ आती है, इंसाइट्स मिलते हैं, वो उसको यूज करते हैं दूसरों लोगों के साथ एक जेन्युइन रिलेशनशिप बनाने में। देन मिस्टर लैम्ब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैज एक्सेप्टेड हिमसेल्फ. He doesn't let his disability define him. He has embraced his identity. He is not letting the society judge him. Society उनके बारे में क्या सोचती है? वो लास्ट में हमें लगता तो है कि उनको तकलीफ है, बट उस तकलीफ के बावजूद वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी रहे हैं। He has not let his disability affect his work. वो स्टेप लैडर पे भी चढ़ते हैं. He does pick the crab apples. So we can see that Mr. Lamb has completely accepted his disability. अब वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टर लैम्ब का इस स्टोरी पे या डेरी पे इम्पैक्ट क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड मिस्टर लैम्ब इन्फ्लुएंस डेरी? तो फर्स्ट इज
He was crucial in the transformation of Delhi. जो उनके इंटरैक्शंस हुए, मिस्टर लैम ने डेरी के पर्सपेक्टिव को इन्फ्लुएंस करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया, राइट? ही सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस डेरीज perspective. He helps him to move past his self-consciousness. Derry was very self-conscious about his burnt face. उसको लगता था that I resemble a beast. मिस्टर लैम के वर्ड्स ने उसको इस सेल्फ कॉन्शियसनेस के आगे मूव करना सिखाया and he was now able to embrace a more positive attitude towards life. Mr. Lamb is again a symbol of hope. He represents the potential for personal growth and acceptance even in the face of challenges. जब हम लाइफ के चैलेंजेस फेस करते हैं हम ना उम्मीद हो जाते हैं, हमें लगता है कि सब जगह अंधकार है, डिस्पेयर है, बट मिस्टर लैम रिप्रेजेंट करते हैं कि नो, इवन इन द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस you can learn from that situation and grow, and you can accept all the circumstances. They will make you a better person all in all. Next character in this chapter is Derry. Derry is a young teenaged boy. One side of his face is severely disfigured due to an acid accident. This scarred face has made him deeply insecure. जो एसिड से उसका चेहरा जल गया है वो उसके कारण बहुत इनसिक्योर है, उसने सोसाइटी से विथड्रॉ कर लिया है एंड ही इज जनरली एंग्री. But behind this, this is just on the surface. Behind this, there is a deep longing for acceptance and connection. वो चाहता है कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, उसको प्यार करें, उसके साथ कनेक्ट करें. एंड ये जो प्यार है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये कनेक्शन है, वो उसको मिस्टर लैम्ब के साथ मिलता है बिकॉज मिस्टर लैम्ब इज वेरी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ही यूजेस दिस क्वालिटीज टू इंटरैक्ट विद डेरी. जो डेरी का कैरेक्टर है वो हाईलाइट करता है द स्ट्रगल ऑफ डीलिंग विद फिजिकल अपीयरेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड ह्यूमन कनेक्शन. हर इंसान अपने फिजिकल अपीयरेंस के साथ स्ट्रगल कर रहा है, बट इस स्ट्रगल को अगर कोई हमारा अपना हमारे को समझाए, हमारे साथ कनेक्ट करे, हमें दिलासा दे, तो हमारे लिए वो फिजिकल अपीयरेंस इम्पॉर्टेंट नहीं रहती है. तो जनरली स्पीकिंग डेरी के दो मेन आपको पॉइंट्स हैं जो डेरी के लिए दिमाग में रखना है कि हिज फिजिकल अपीयरेंस has deeply impacted his self-esteem and social interactions. इसके कारण जो उसके personality traits develop हुए हैं, versus he has become defensive and isolated. जब भी कोई उसके बारे में कुछ बोलता है तो वो उसके कारण लोगों को बोले उससे पहले ही अपने से दूर पुश अवे कर देता है. He fears rejection and judgment and therefore he has created a barrier around himself. उसको लगता है लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, मुझे जज करेंगे, उससे पहले मैं ही उनको अपने से दूर कर दूं, और उसने अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली है. He is angry and bitter. उसका एक cynical attitude हो गया है कि people will not love a person with a scarred face like I have, and he has become very very bitter. Then he is also very sensitive and introspective. वो जितना मर्जी अपना टफ एक्सटीरियर, स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर दिखाए, अंदर से वो बहुत इमोशनल है. He is struggling a lot internally and he is completely understands कि लोग बोलते हैं कि you have none of your faculties are impaired, you have a strong brain, बट वॉट अबाउट माई फेस, हाउ कैन आई लिव विद दिस फेस. तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है. ही डीपली डिजायर्स फॉर कनेक्शन. ही ग्रेटली लॉन्ग्स फॉर ह्यूमन कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग. और ये चीजें हमें तब पता चलती हैं जब वो मिस्टर लैम के साथ इंटरैक्ट करता है. अब जो भी चैप्टर होता है उसमें एक कैरेक्टर होता है जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए. हमें नजर आता है कि वो उसमें कुछ बेहतरी हुई है, राइट? तो यहाँ पे डेरी के में पूरे चैप्टर में हम एक कैरेक्टर डेवलपमेंट देखते हैं. इनिशियली डेरी आइसोलेटेड है,
वो सोशल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करता है बिकॉज़ ऑफ हिज डिसफिगरमेंट। देन ही मीट्स मिस्टर लैम्ब, he talks to Mr. Lamb and Mr. Lamb helps Derry to control his fears, अपने डर को कंट्रोल करना, to see himself in a more positive light, खुद को एक अच्छे नज़र से देखना मिस्टर लैम्ब उसको सिखाते हैं। अब इसके कारण डेरी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डेरी के अंदर एक डेवलपमेंट होता है ऑफ अ मोर ओपन एंड एक्सेप्टिंग एटीट्यूड, नॉट ओनली टुवर्ड्स अदर्स बट ऑल्सो फॉर हिमसेल्फ। अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इस कहानी में जिनको बहुत कम मतलब प्लेस मिला है इस प्ले में, दैट इज डेरीज मदर। डेरीज मदर सिंबलाइजेस द सोसाइटी। अगर डेरी की एज अ मदर हम क्वालिटीज देखें तो वो बहुत प्रोटेक्टिव है, शी इज वेरी ओवर कॉशियस रिगार्डिंग डेरी, बट ड्यू टू दिस प्रोटेक्टिव एंड ओवर कॉशियस नेचर शी इज डिस्करेजिंग हर सन। वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, वो उसके अंदर का जितना भी कॉन्फिडेंस है उसको खत्म करते जा रहे हैं। शी इज कंट्रीब्यूटिंग टू हिज आइसोलेशन, वो उसकी आइसोलेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज वो उसको घर पे ही रखना चाहते हैं। शी डजंट वांट हिम टू फेस द क्रूअल्टी ऑफ द सोसाइटी ड्यू टू हिज इंजर्ड फेस, राइट। वो उसको सेंस ऑफ पिटी के साथ ट्रीट करते हैं, उसको बेचारगी के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे डेरी की डिग्निटी और जो सेल्फ इम्पोर्टेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो रॉब होता है, खत्म होता जा रहा है। शी इज बेसिकली ट्रीटिंग हिम लाइक अ विक्टिम, अ हेल्पलेस विक्टिम, कि डेरी का अब क्या होगा, वो जिंदगी कैसे जिएगा। तो ये उसके अंदर ही इज लूजिंग हिज ओन सेल्फ आइडेंटिटी विद द ओवर कॉशियस, द ओवर प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ द मदर। एंड ऑफ द स्टोरी में हम देखते हैं कि जो मदर है वो डेरी को फॉरबिड करती हैं दैट ही इज नॉट सपोज टू गो टू मिस्टर लैम्स हाउस। ये मदर फॉरबिड नहीं कर रही है, मदर इज अ स्पोक्स पर्सन फॉर द सोसाइटी। मदर इज रिप्रेजेंटिंग द सोसाइटी जो लोगों के बारे में प्री कंसीव्ड नोशंस बना लेता है, पहले से ही लोगों को जज कर लेता है। तो सेम इज बीइंग शोन बाय द मदर। अगर हमें मदर की कुछ क्वालिटीज को पॉइंट आउट करना है तो फर्स्ट ओवर प्रोटेक्टिव है। उसके फेशियल डिसफिगरमेंट के कारण जो एसिड एक्सीडेंट हुआ था उसके कारण वो उसको वर्ल्ड की क्रुएल्टी से शील्ड करना चाहते हैं। शी wants to prevent him from getting hurt again by the harsh words of the world. Then second quality very important, she is skeptical and distrustful of Mr. Lamb. आपको ऑलरेडी बताया है कि सोसाइटी इंजर्ड लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को बड़े सस्पिशियस नज़रों से देखती है। स्केप्टिक होना मतलब डाउटफुल होना, तो वो भी मिस्टर लैम के लिए सस्पिशियस हैं। वो जब उनको नहीं लगता है कि मिस्टर लैम की जो फ्रेंडशिप है वो डेरी को किसी भी तरह से बेनिफिट करेगी एंड दैट इज़ व्हाई शी डिस्करेजेस हिम। उनका बेसिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डेरी, I've already told you, is discouraging and pessimistic. Instead of telling Derry to move beyond his problem, beyond his disfigurement, वो उसके अंदर उसके फियर को रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्स करते हैं मतलब बढ़ावा देते हैं। वो उसको न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू पीपल से दूर रखते हैं। एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग द सोसाइटीज टेंडेंसी कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों को वो एक अलग नज़रों से देखते हैं, उनको हेल्पलेस, डिपेंडेंट, सस्पिशियस कैरेक्टर्स मानते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, शी इज़ वेरी लविंग टुवर्ड्स टेरी बट शी वांट्स टू कंट्रोल हिम, राइट। वो डेरी की लाइफ पे एक्सेसिव कंट्रोल चाहते हैं, वो उसकी एबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। वो उसको एक सेफ एनवायरनमेंट में कन्फाइन करके रखना चाहते हैं। शी इज़ नॉट गिविंग हिम द फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड टू ग्रो। अगेन शी इज़ पेसिमिस्टिक एंड कन्वेंशनल। पेसिमिस्टिक मतलब अ पर्सन हु लुक्स ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स, और कन्वेंशनल का मतलब होता है जो
एक स्टीरियोटिपिकल वुमन होता है कि बस जो लोग सोचते हैं उसकी भी सोच वैसी ही है। शी डज़न्ट हैव न्यू थॉट्स, शी इज़ नॉट रेडी टू रिबेल अगेंस्ट द सोसाइटी, टू डेवलप अ न्यू पर्सपेक्टिव। और इसीलिए वो उसको इंडिपेंडेंट होने से रोकते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करने से रोकते हैं। शी वांट्स हिम टू स्टे इन हिज कंफर्ट ज़ोन, दैट इज़ देयर हाउस। I've already told you she is symbolizing the society's bias. लोगों का जो बायस है उसको मदर सिंबलाइज करती है। ओके, अब डेरी की मदर का रोल क्या है इस सोसाइटी में? मेन रोल है टू रिफ्लेक्ट द सोसाइटल एटीट्यूड। सोसाइटल एटीट्यूड क्या करता है? ये लोगों को आइसोलेट करता है, लोगों को डिस्करेज करता है, स्पेशली वो लोग जो हमसे अलग हों, जो नॉर्मल से अलग हों, जो डिसेबल्ड हों, जो डिसफिगर्ड हों। She refuses to understand मिस्टर लैम्स पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। ये हाईलाइट करता है कि हमारा जो पर्सनल फियर है, हमारा जो प्रेजुडिस है, वो हमारी पर्सनल ग्रोथ को कैसे हिंडर करता है। हाउएवर उनका रेजिस्टेंस जो है वो अल्टीमेटली डेरी को फोर्स करता है टू ब्रेक फ्री एंड असर्ट हिज इंडिपेंडेंस। जो डेरी के अंदर चेंज आया है वो बेसिकली इसलिए आता है क्योंकि मदर बहुत एक्सेसिव कंट्रोलिंग में मोड में आ जाते हैं एंड डेरी अल्टीमेटली ब्रेक्स फ्री, राइट? व्हाट एल्स? यस, she her role in the story, she is in deep contrast with Mr. Lamb. She encourages Mr. Lamb क्या करते हैं? Mr. Lamb encourage करते हैं डेरी टू बी कॉन्फिडेंट एंड डिपेंडेंट, बट डेरी की मम्मा क्या करते हैं? वो उसको घर में बैठने के लिए, लोगों से इंटरैक्ट ना करने के लिए एनकरेज करते हैं। उनका जो एटीट्यूड है वो इनिशियली डेडी की इनसिक्योरिटीज़ को यू नो एस्केलेट करता है, बढ़ाता है, रीइंफोर्स करता है। बट व्हेन शी इज़ अगेंस्ट मिस्टर लैम्ब, तो उस अपोज़िशन के रिबेलियन में डेडी अपनी मदर को डिफाई करता है और खुद के पोटेंशियल को, ये एक्शन के थ्रू वो खुद के पोटेंशियल को एम्ब्रेस करता है, खुद की ग्रोथ का उसका पहला स्टेप आ जाता है। So that is why the mother's character becomes so important. Okay, so moving on to the brief summary of this chapter. अब मैं बहुत ब्रीफ में दूंगी, अगर आपने डिटेल में जाना है तो आपको मेरे पहले वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की जो मेन पॉइंट्स है ना, वो बातें हैं जो मिस्टर लैम ने डेरी से करी, वो बातों के थ्रू उन्होंने डेरी को इन्फ्लुएंस किया। तो अगर मैं वो पढ़ाने बैठूंगी तो वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग, सो आई जस्ट कट शॉर्ट एंड आई गिव यू द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस प्ले. So the play starts with Derry jumping over a wall and entering Mr. Lamb's garden. अब वो उसने ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू उसका फेस जो था वो हाफ बर्न था एंड ही वांटेड टू रन अवे, शील्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी. उसने घर एंटर किया क्योंकि उसको लगा वो घर खाली है. देयर वर नो कर्टन्स ऑन द विंडोज एंड ऑल. तो he assumed that no one would be living there without curtains. He was shocked to see Mr. Lamb over there and he offered to go away, but Mr. Lamb ने बोला कि don't go away on my account. और तुम वॉल से जंप करके आए हो, तुम्हें जरूरत नहीं थी. You could have entered from the gate. It is always open. And then he goes on to say why does he do that? He says I don't like shutting things out. मुझे चीजों को बंद करना अच्छा नहीं लगता. मुझे दिन की रोशनी घर में आए, मुझे रात का अंधेरा भी पसंद है, मुझे हर कुछ ओपन ओपन पसंद है. फिर धीरे धीरे वो बात करना शुरू करते हैं अबाउट हाउ ही लाइक्स द वीड्स. ही फाइंड्स द वीड्स टू बी नो डिफरेंट फ्रॉम फ्लावर्स. हाउ ही सेज दैट ही लाइक्स द बजिंग ऑफ द बीज, ही फाइंड्स द म्यूजिकल. उनको बीज बजिंग में म्यूजिक की आवाज आती है. फिर वो बात करते हैं जो मकड़ी के जाले हैं, कॉबवेब्स, वो उनको डिस्क्राइब करता है सिल्कन कॉबवेब्स, राइट? सो ही सेज कि हमारा देखने का पर्सपेक्टिव, नजरिया डिफरेंट है, बट सारी चीजें ये बनाई तो भगवान की ही हैं. सो हाउ कैन एनीथिंग मेड बाय गॉड नॉट बी ब्यूटिफुल? देन ही इन्फ्लुएंसेस हिम थ्रू मेनी अदर, वो उस एक आदमी की भी कहानी बताते हैं जिसको डर था कि अगर वो बाहर निकला तो वो मर जाएगा. सो हाउ ही shuts himself in a house and then finally
अ पेंटिंग फॉल्स ऑन हिम एंड ही डाइज। और ये सुनकर इवन डेरी हंस पड़ा। फिर मिस्टर लैम ने खुद का भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि सी आई हैव अ 10 लेग, जिसके कारण बच्चे मुझे लेमी लैम बुलाते हैं। बट आई एंजॉय दैट नेम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अच्छा लगता है। और उन्होंने मैनी मैनी डिफरेंट वेज, जब ये इस तरह की बातें कर रहे थे तो डेरी को गुस्सा आया। एक पॉइंट पे उसने बोला कि लाइफ जो है वो ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी नहीं है। देयर इज नो ब्यूटीफुल गर्ल गोइंग टू कम एंड किस मी जिसके कारण मैं प्रिंस चार्मिंग बन जाऊंगा। कोई मुझे मतलब जितना मर्जी प्यार कर ले, आई विल ऑलवेज रिमेन अ बीस्ट, मेरा चेहरा कभी भी ठीक नहीं होएगा। तो मिस्टर लैम्ब उसको तब बोलते हैं कि चेहरे से क्या होता है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रेन, यू हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स। बोलता है मेरी 10 लेग देखो, मैं इस 10 लेग के कारण कहीं पर भी जा नहीं सकता हूँ, बट तुम तो सारे काम कर सकते हो, देन व्हाई आर यू डिप्रेस्ड, राइट? सो मिस्टर लैम्ब इज मेकिंग हिम थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। अब यहाँ तक मिस्टर डेरी रियलाइज करता है कि मिस्टर लैम की जो बातें हैं वो लोगों से बड़ी डिफरेंट है। वो बोलता है कि मैं आपको और सुनना चाहता हूँ, आपसे और बातें करना चाहता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मेरे को तो अभी काम है, मुझे क्रैब एप्पल्स प्लक करने जाना है, सॉरी क्रैब एप्पल्स पिक करने जाना है। तो यू आई मीन यू कैन असिस्ट मी व्हाइल डूइंग दिस। तो डैडी बोलता है नहीं, शाम हो रही है और मैं घर से बहुत दूर हूँ और मैंने तो अपनी मदर को भी कुछ नहीं बताया है। आई नीड टू गो होम टू टॉक टू माई मदर एंड देन आई विल नॉट बी एबल टू कम बैक, माई हाउस इज वेरी फार अवे। तो मिस्टर लैम बोलते हैं ऐसा नहीं है, ही इफ ही wanted to he could always come back after taking permission from his mother। बोलते तुम नहीं आना चाहते इसलिए तुम नहीं आओगे, अगर तुम आना चाहते देन देर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। तो डैडी एकदम एक्टिव होके बोलता है कि नहीं, मैं वापस आऊंगा, मैं फटाफट से अपनी मम्मा को जाकर बताकर वापस आऊंगा। जब डैडी जाता है तब मिस्टर लैम्ब एक रिवीलिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। बोलते हैं कि हर कोई कहता है कि मैं वापस आऊंगा, बट देन नो वन डज, नो वन कम्स बैक टू फुलफिल द प्रॉमिस, राइट? एंड इस यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अभी तक का जितना भी सीन हुआ था वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में हुआ था। नाउ द सीन शिफ्ट्स टू डेरीज हाउस। डेरी अपनी मदर को बोलता है कि मैं मिस्टर लैम के घर पे जा रहा हूँ टू हेल्प हिम, और उसकी मदर उसको फॉरबिड करती है कि आई हैव हर्ड वेरी सस्पिशियस स्टोरीज अबाउट हिम, तुम वहां पे नहीं जाओगे, माय मतलब देयर आर रूमर्स अबाउट हिम, आई डोंट ट्रस्ट हिम। तो मिस डेरी बोलता है नो, आई लाइक मिस्टर लैम, आई लाइक द वे ही टॉक्स, तो मैं जाऊंगा। और इतना ही दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है और डेरी भागता हुआ मिस्टर लैम के घर में आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा सीन बदल जाता है। डैडी जैसे ही गेट के पास आता है उसको जोर से गिरने की आवाज आती है। वो भागकर पीछे जाता है तो वो देखता है कि मिस्टर लैम जो है वो स्टेप लैडर से गिर चुके हैं और वो जमीन पे लेटे हुए हैं, ही इज नॉट मूविंग। अब ये जो लास्ट है ना, यहाँ पर बच्चे जनरली एज्यूम करते हैं कि मिस्टर लैम हैज डाइड बिकॉज इससे पहले जब उनकी कॉन्वर्सेशन थी, जब मिस्टर लैम ने उसको बोला कि आई आई विल हैव टू पिक द क्रैब एप्पल्स, आई हैव टू क्लाइम अप ऑन दिस स्टेप लैडर। तो डैडी उसको मतलब डैडी उनको बोलता है कि आपकी 10 लेग है, आप फिसल के गिर जाओगे, यू विल डाई। तो लोग हम सब कनेक्शन बना लेते हैं कि जो मिस्टर लैम्ब अब स्टेप लैडर से गिरे हैं, प्रोबेबली ही इज डेड। बट राइटर ने, सुजान हिल ने हमें ऐसी कोई बात नहीं कही है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ही इज लाइंग ऑन द फ्लोर। चांसेस आर ड्यू टू द प्रिडिक्शन दैट मे बी ही इज डेड, एंड लुकिंग एट दिस डेरी स्टार्ट्स क्राइंग, एंड दिस इज वेयर द चैप्टर एंड्स। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द टोन। दो कैरेक्टर्स हैं, दोनों कैरेक्टर्स के टोन में बहुत डिफरेंस है। जो मिस्टर लैम की टोन है दैट इज फ्रेंडली एंड फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल मतलब जो जिंदगी में होना है होकर ही रहेगा। मतलब वो बहुत लाइफ को सिंपली लेते हैं, बड़े होपफुल वे में लेते हैं। और वो डेरी को भी उनके पूरा जो टोन है, इट इज वन ऑफ इंस्पिरेशन, इट इज वन ऑफ एनकरेजमेंट, इट्स अ वार्म ऑप्टिमिस्टिक फ्रेंडली टोन है। वो डेरी को वेलकम करते हैं, मतलब उनका वेलकमिंग टोन है, फ्रेंडली टोन है।
जब वो डेरी को अपने गार्डन में इनवाइट करते हैं विदाउट एनी जजमेंट। उनका टोन एनकरेजिंग और मोटिवेशनल बन जाता है जब वो डेरी को एडवाइस करते हैं टू एम्ब्रेस लाइफ रादर दैन टू आइसोलेट हिमसेल्फ। उनका टोन हम कहते हैं फिलोसॉफिकल एंड थॉटफुल तब है जब वो लाइफ के लेसन्स डेरी के साथ शेयर करते हैं और उनको बताते हैं कि परसेप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। परसेप्शन, वो एम्फसाइज करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन ओवर रियलिटी। सच जो भी हो, बट हम सच को परसीव कैसे करते हैं, हम सच को देखते कैसे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सच्चाई चेंजेस विद आवर परसेप्शन। उनका जो टोन है वो बहुत जेंटल है बट बहुत फर्म है। वो डेरी के नेगेटिव थॉट्स को बार बार चैलेंज करते हैं बट ही डज सो विथ काइंडनेस। उनका जो टोन है वो हमेशा चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक रहा है। ओनली एट वन टाइम वी कैन सी दैट हिज टोन बिकेम सैड व्हेन ही सेड दैट पीपल नेवर रिटर्न, पीपल प्रॉमिस बट नेवर रिटर्न। उनको हम चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ही सीज ब्यूटी इन एवरीथिंग अराउंड हिम। वो ऐसी चीज़ों में भी ब्यूटी देख लेते हैं जो लोग अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। ओवरऑल जो मिस्टर लैम का टोन है दैट रिफ्लेक्ट्स हिज विजडम एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, मेकिंग हिम द बेस्ट मेंटर। मेंटर होता है जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करता है। तो व्हाट इज डेरीज टोन? डेरी की जो टोन इनिशियल चैप्टर में आती है दैट इज बिटर, रिसेंटफुल एंड डिफेंसिव। बिटर, कड़वाहट से भरी, लोगों को रिजेंट करता है हर बात पे। ही इज रेडी टू फाइट विद यू, ही वांट्स टू डिफेंड हिमसेल्फ। ही इज डीपली अफेक्टेड बाय पीपल्स रिएक्शंस टू हिज अपीयरेंस एंड बिकॉज ऑफ दिस उसका जो टोन है वो पेसिमिस्टिक, मतलब उसका जो आउटलुक है उसी पेसिमिस्टिक आउटलुक को रिफ्लेक्ट करता है, पेसिमिस्टिक टोन है। उसके स्पीच में सरकाज़म है, फ्रस्ट्रेशन है, और ये सरकाज़म और फ्रस्ट्रेशन उसके इनर पेन और एलियनेशन को रिफ्लेक्ट करता है। बट एज द प्ले मूव्स उनका एक कॉन्वर्सेशन होता है मिस्टर लैम के साथ एंड यहाँ पे देयर इज अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन द टोन। मिस्टर लैम का पॉजिटिव एंड फिलोसॉफिकल अप्रोच टू लाइफ डेरी को इन्फ्लुएंस करता है which leads to a change in his attitude. So by the end of the play, how does Derry's tone become? It becomes more hopeful. It becomes determined as he starts embracing a new perspective of life. उसको अब उम्मीद है कि नहीं, आई एम नॉट, माई लाइफ इज नॉट ओवर, देर आर मेनी थिंग्स टू लिव फॉर, इवन आई विल बी एक्सेप्टेड बाय समवन। और उसका डिटर्मिनेशन नजर आता है जब वो मदर को अपोज करके मिस्टर लैम के घर आता है। तो वहां पे हम देखते हैं कि डेरी का टोन जो है वो बहुत डिटर्मिन्ड हो गया है। सो दस, जैसे डेरी का डेवलपमेंट हुआ है वैसे ही उसका टोन का भी एवोल्यूशन होता है, फ्रॉम cynical and despairing to hopeful and inspired. With this, we come to the end of this video. I hope that you all liked it and have learned some important points. God bless you all and all the best for your exams.